आज हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने जाएंगे कि आखिर थेल्स प्रमेय क्या होता है, इसको हम कैसे सिद्ध कर। देखो, थेल्स प्रमेय क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। अगर कोई एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको इसको सिद्ध करके बताना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके लिए हमको एक डेफिनेशन याद होना चाहिए, वो डेफिनेशन ये वाली है ना। क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। जैसे ध्यान देना, दो समांतर रेखाएं, एक ये रेखा है रेखा एल और एक है रेखा एम। ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसे ए बी सी का क्षेत्रफल ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही आधार पर बने, इनका आधार AC है। दोनों का आधार क्या है, AC, एक ही आधार पर बनी हुई है। और दो समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई ये क्या है, दोनों त्रिभुज है। तो दोनों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूं रब। इसके बाद में हम इस प्रमेय को सोल्व करते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्रमेय एक बार और पढ़ लेते हैं हम। थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना। तो हमें इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है। फिर आप इसको सोल्व करते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको पूरे को रब कर दिया। ये आपको थेल्स प्रमेय जो है ये 10th में देखने को मिलेगी। हम थेल्स प्रमेय को अब सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज में बना लेते हैं। त्रिभुज को हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्या बोला, इसके समांतर हमको एक रेखा खींचनी है जो दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये डी पे कर रही है और ये ई पर कर रही है प्रतिच्छेद, ठीक। क्या लिखेंगे, हम हल करेंगे थेल्स प्रमेय को। क्या करेंगे, हल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कक्षा 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय हो जाएगी। क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ना। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ये हर प्रमेय को सोल्व करते हैं तो हम इसको सभी प्रमेय में लिखते ही हैं। दिया है, क्या दिया है हमको, BC के समांतर है कौन, DE। क्या दिया है हमको, BC समांतर है किसके, DE के। BC समांतर है किसके, DE के, ठीक है। और उसके बाद में हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है। मैं सिद्ध करना है उसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये क्या करना हमको, सिद्ध करना है। उसके बाद हम लिखेंगे इसको क्या, रचना। इसमें हम कुछ रचना करेंगे। इस सवाल में हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे कि जो BC है, BC को B को E से मिला देंगे। B को हमने क्या कर दिया, E से मिला दिया। फिर क्या करेंगे, C को हमने D से मिला दिया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। क्या किया, लिख दो यहाँ पे। जो रचना की है उसको आपको यहाँ लिखना है।
क्या लिखोगे? बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। क्या करा? बी को ई से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया। अगली रचना हम करेंगे। अगली रचना में हम करेंगे, क्या करेंगे? डी से बिंदु, डी से ए ई पर हमने क्या कर दिया? एक लंब डाल दिया। डी से ए ई पर लंब डाला और ई से ए डी पर लंब डाला, लंब खींच दिए। क्या लिखेंगे? नाम दे दो इनको दोनों को। इसका नाम दे दिया हमने एम और इसका नाम दे दिया हमने एन। एम और एन हमने क्या कर दिया? इनका नाम दे दिया। एम और एन क्या दिया इसका हमने? नाम। क्या किया हमने? डी से ए ई पर तथा ई से ए डी पर लंब डीएन तथा ई एम खींचा। ये हमने क्या कर दिया? लंब खींचा इस पे हमने। ठीक है, लंब क्या होता है? ये सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो ये लाइन होती है सामने वाली भुजा पे क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमने खींच दिया। उसके बाद करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे? उपपत्ति। 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 उपपत्ति में क्या करेंगे? ध्यान से देखना। हम इस रेखा को लेंगे। कौन सी रेखा? ये वाली ए बी जो रेखा है, इस रेखा में आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। कौन सा वाला त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज को देखना, ध्यान से देखना। ए डी ई त्रिभुज को ध्यान से देखना। ए डी ई त्रिभुज को ध्यान से देखना। ए डी ई त्रिभुज को, इसमें यहाँ पे ए डी ई में क्या है? ए डी आधार है और इसकी ऊंचाई क्या है? ए ई है। ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। जो भी भुजा त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाती है, वही भुजा उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? ऊंचाई होती है। और जहां पे 90 डिग्री का कोण बनती है, वो भुजा क्या होती है? हमेशा आधार होती है। तो त्रिभुज ए डी ई में ध्यान से देखना, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ए डी क्या हो जाएगी? आधार, और ई एम क्या हो जाएगी? इसमें जो ई एम जो है ये क्या हो जाएगा? इसका जो लंब है, यही 90 डिग्री का कोण बना, यही क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो ध्यान देना, क्या करेंगे हम? त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर से हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसको नोट डाउन कर लेना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार क्या है? एडी। आधार क्या हो गया? एडी गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा? ई एम। क्या हो जाएगा? ई एम। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। फिर दे लेंगे हम अगला त्रिभुज, इसी भुजा में, इसी वाले त्रिभुज में ध्यान से देखना, एक और त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ई बी डी या डी बी ई। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? डी ई बी ले लो, ये वाला डी ई बी त्रिभुज को ध्यान देना। डी ई बी, डी ई बी एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। त्रिभुज डी ई बी का
क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, जो हमारे पास त्रिभुज डीईबी बन रहा है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है ना। ये कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनता है? कुछ इस टाइप से बनता है अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है, जो इसकी ऊंचाई होती है, लंब जो होता है इसके त्रिभुज के बाहर बनता है। जो लंब कहाँ बनता है? त्रिभुज के बाहर बनता है। तो देखना, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये वाला डीईबी। तो इसका जो लंब बनेगा ये कहाँ बनेगा? इसके बाहर। तो इसका लंब क्या कहलाएगा? ई एम ही कहलाएगा। ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ना, इस त्रिभुज में इसका लंब ई एम होगा, क्योंकि इस त्रिभुज को जब ऐसा घुमाओगे तो यहाँ पे हमारा डी है और ये ई है, और ये क्या है हमारे पास? ये यहाँ पे बी है, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे है ई। तो इसका जो लंब है वो ये वाला बनेगा। इस त्रिभुज को जब ऐसा आप घुमा के देखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है, जो ऊंचाई होती है, जो लंब कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर बनता है। 90 डिग्री कोण कहाँ बनाओगे? त्रिभुज के बाहर ही बनता है, अधिक कोण के पीछे। ठीक है, तो हम यहाँ से इस वाले त्रिभुज का भी जो ऊंचाई हो जाएगी, क्या लेंगे? ई एम ही लेंगे। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से हो जाएगा 1/2। आधार क्या होगा? डी डीई। आधार क्या, सॉरी, आधार क्या हो जाएगा? डीबी। आधार क्या हो गया? डीबी। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ई एम। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसका। समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। फिर अगला त्रिभुज, हम इस वाली रेखा पे देखना, एसी रेखा पे देखना। यहाँ पे भी दो त्रिभुज देखने को मिलेगा। एक तो यही वाला ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज देखने को मिलेगा आपको ई डी सी। ई डी सी। तो सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज ए डी ई, ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसका? ए ई। आधार क्या होगा? ए ई। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? डी एन। ऊंचाई क्या हो जाएगी? डी एन। ऊंचाई हो जाएगी डी एन। समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया हमने इसको। अगला है त्रिभुज डी ई सी। त्रिभुज डी ई और ये सी, डी ई सी, ये वाला त्रिभुज को ध्यान देंगे। ये भी एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए इसकी भी जो ऊंचाई होगी ये कहाँ बनेगी? त्रिभुज के बाहर, है ना। त्रिभुज के कहाँ बनेगी? बाहर। तो इस त्रिभुज डी ई सी की बात करेंगे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या हो गया इसका? ई सी। आधार क्या हो गया? ई सी। आधार हो गया ई सी। और जो ऊंचाई होगी वो क्या बनेगी? ऊंचाई क्या बनेगी इसकी? ऊंचाई क्या बनेगी यहाँ से? डी ई। ऊंचाई क्या बनेगा? डी एन, सॉरी। ऊंचाई क्या बनेगी? डी एन। ऊंचाई क्या बनेगी? डी एन। समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। तो ये हमने कुछ 4 समीकरण बना लिए। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से करता हूँ रब, जब जरूरत पड़ेगी हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको साइट में सोल्व करूंगा। अगली चीज कहाँ सोल्व करूंगा? साइट में। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 भागित समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भागित समीकरण नंबर 2 कर देंगे। समीकरण 1 क्या है? ये वाला समीकरण 1 क्या है? त्रिभुज ए डी ई बटा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? दूसरा डी ई बी। क्या होगा? ए डी ई क्या है? एक ए डी ई क्या है? ए डी ई क्या है? 1/2 ए डी गुणा ई एम। 1/2 ए डी गुणा ई एम।
बट्टे में क्या हो जाएगा, डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 डीबी गुणा ई एम, 1/2 डीबी गुणा ई एम। ई एम से ई एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बच क्या गया यहाँ से हमारे पास, बच क्या गया, ए डी बटा डी बी। समीकरण नंबर 5 नाम दे दो इसका, समीकरण नंबर 5 नाम दे दो इसका। अगला करेंगे समीकरण नंबर 3 भागित समीकरण नंबर 4 क्या होगा, त्रिभुज। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी, डी त्रिभुज डी ई सी। तो ए डी ई क्या है, ए डी ई क्या है, 1/2 ए ई गुणा डी एन, 1/2 ए ई गुणा डी एन बटे में 1/2 है ना, डीई सी क्या है, 1/2 ई सी गुणा डी एन, 1/2 ई सी गुणा डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से हो गया ए ई बटे ई सी। समीकरण नंबर 6 नाम दे दो, समीकरण नंबर 6 नाम दे दो। अब ध्यान से देखना, हमने एक प्रमेय पढ़े थे क्या, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल। दो समांतर त्रिभुज क्या पढ़ा था हमने, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने एक ही आधार पर, है ना, क्या लिखेंगे, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्र समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ये वाले हमने एक अभी क्या पढ़े थे, एक परिभाषा पढ़े थे। तो ध्यान से देखना, जो हमारा एक त्रिभुज था, है ना, जो हमारा ये त्रिभुज बनाया था, ये हम त्रिभुज यहाँ से फिर से बना रहा हूँ, है ना, कुछ इस टाइप से बनाया था हमने। ये था ए बी सी डी ई, और हमने जो रचना किए थे, रचना क्या किए थे, बी को ई से मिला दिए और सी को डी से मिला दिए। तो ध्यान से देखना क्या लिखा है कि BC समांतर है DE के, जो BC है वो समांतर है DE के। तो यहाँ से ध्यान से देखना, इन दोनों समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। जो BC और DE के मध्य दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन दो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दोनों त्रिभुज का जो आधार होगा वो समान होगा। कौन कौन से त्रिभुज, जैसे हम देखते हैं, इसको हम आधार मानते हैं। इस पे देखना, ध्यान से देखना, इस पे बने हुए दो त्रिभुज कौन कौन से हैं। एक तो बना है DEC, ये वाला त्रिभुज बना हुआ है DE, और ये वाला C, ये वाला इस आधार पे बना हुआ है ना। और दूसरा बना है DEB, ये वाला त्रिभुज DEB, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना, किसके, त्रिभुज DEC के क्षेत्र के, इनके बराबर होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। समीकरण नंबर इसको नाम दे दो, समीकरण नंबर 7, या ना भी दोगे तो ठीक है। तो इस डायग्राम में यहाँ से आए हो कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही
आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। तो ये दोनों भुजाएं समांतर है और इस आधार पर कितने दो त्रिभुज बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्या होगा, क्षेत्रफल हमेशा समान होगा। तो कौन कौन से त्रिभुज, डी और डीईसी, ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा कैसे होगा, समान होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं इस डायग्राम को। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर जो 5 है, समीकरण नंबर 5 को ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 5 को ध्यान से देखना। जो समीकरण 5 है, डीईबी की जगह पे क्या मैं डीईसी लिख सकता हूँ? डीईबी की जगह पे, जहाँ पे समीकरण 5 में डीईबी का क्षेत्रफल और डीईसी का क्षेत्रफल समान है, इसलिए मैं डीईबी की जगह पे डीईसी लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 5 में डी त्रिभुज डीई बी का मान रखने पर हम इसका मान रख देंगे, इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। क्या रखेंगे, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, त्रिभुज ए डी ई, है ना, बटे में डीईबी की जगह पे क्या रखेंगे, डीईबी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीईसी। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डीईसी लिख सकते हैं। और इसके बराबर में क्या चल रहा है, एडी बटे डीबी। समीकरण नंबर, इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 7। अब ध्यान से देखना, आप क्या देखोगे, ध्यान से आपको देखने को मिल रहा होगा कि समीकरण नंबर जो 6 है वो समीकरण नंबर 7 के बराबर। देखो यहाँ पे त्रिभुज एडीई बटे में डीईसी आ गया, बटे में डीईसी आ गया। तो हम कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज के किसी भी चीज आपस में उनका एक साइड एलएचएस बराबर है तो उनका आरएचएस भी बराबर होगा। यदि उनका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा ही होगा। इधर का ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 का जो उसका जो बायां पक्ष है वो कैसा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी है, दोनों एक जैसी है। तो हम कह सकते हैं इसकी इसकी राइट हैंड साइड भी हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी। इसका क्या है, इसका समीकरण नंबर 6 को और समीकरण नंबर 7 को देखो। समीकरण नंबर 6 का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो बायां पक्ष है उसको, और समीकरण नंबर 7 का बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड को देखो, दोनों की दोनों सेम सेम है। यदि ये दोनों सेम सेम है तो क्या होगा, इनका आरएचएस भी हमेशा बराबर होगा, है ना, इसका आरएचएस भी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 6 और समीकरण, या फिर ऐसे लिख दो कि समीकरण 6 में, समीकरण 6 में समीकरण 6 में समीकरण 7 का मान रखने पर, मान समीकरण नंबर 6 में समीकरण 7 का मान रखने पर हम मान रख देंगे समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 7 का, इनका जो एलएचएस है, जो बायां पक्ष है वो दोनों का एक जैसा है। तो हम इनका हम कह सकते हैं कि इसका दायां पक्ष जो आरएचएस का मान है, जो इसका राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसकी जगह पे ये इसका मान रख सकते हैं। तो हम रख सकते हैं कि एडी, क्या रख सकते हैं, एडी बटा डीबी। किसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे, है ना। इस पूरे समीकरण 6 में क्या रख दिया, इसका मान रखते हैं एडी, ये मान रख देंगे हम उसकी जगह पे, है ना। एडी का एडीई की बटे डीईसी का मान कहाँ रख देंगे, उठा के हम समीकरण नंबर 6 में रख देंगे इसकी जगह पे। और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ए बटा ई सी आ जाएगा। क्या हमको यही प्रूव करना था, क्या हमको यही सिद्ध करना था? बोलो हाँ सर, यही सिद्ध करना था, यही चीज क्या करना था, हमको सिद्ध करना
था, तो इसको हमने यहाँ से सिद्ध कर दिए ना। तो एक बार और समझ लो इसको, क्या किया हमने, सबसे पहले हमको लिखना है, दिया है समांतर, क्या दिया है हमको कि बीसी समांतर है डीई के, ये सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। रचना करना है बी को ई से तथा ई सी को डी से मिलाया, जो त्रिभुज में हमने मिलाए थे। डी से एई पर तथा ई से एडी पर क्या कर दिया, डीएम तथा ईएम हमने क्या खींच दिए, लंब खींच दिए। ठीक है, उत्पत्ति कैसे होगी, त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल ले लिए और त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल ले लिए, समीकरण एक और दो नाम दे दिए। इसी प्रकार त्रिभुज दूसरी वाली रेखा पे देखेंगे तो त्रिभुज ए डीई का क्षेत्रफल ले लिया और त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल ले लिया। उसके बाद क्या करना है, सीधे आपको यह याद रखना है कि हमको समीकरण नंबर एक में समीकरण दो से भाग देना है, तो ये कट जाएंगे। दूसरे में समीकरण तीन में और समीकरण चार में भाग देंगे, तो ये वाले कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बच ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा कैसे होता है, समान होता है। तो यहाँ से जो त्रिभुज में मैंने बताया कि डीईबी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा डीईसी के क्षेत्रफल के। फिर हमने क्या किया, समीकरण 5 में डीईबी का मान रख दिया। समीकरण 5 में इसमें क्या लिखा, डीईबी का मान रख दिया। डीईबी की जगह पे देखो ये और ये दोनों बराबर है, तो डीईबी की जगह पे हम डीईसी लिख सकते हैं। डीईसी क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डीईसी लिख सकते हैं। तो हमने उसकी जगह पे वो लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण नंबर 7 निकल। इसकी जगह कुछ नहीं किया, इसकी जगह पे उठा के ये रख दिया, पूरा सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7, 6 और 7 को दोनों को देखेंगे तो इनका जो एलएचएस है, ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, एक जैसा है। ये वाला पोर्शन दोनों का क्या है, एक जैसा है। जब इनका इधर वाला पक्ष जो एलएचएस पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष एक जैसा है, तो इनका दायां पक्ष भी हमेशा समान ही होगा। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे की जगह पे ना क्या करा, समीकरण 6 में समीकरण 7 का मान रख दिया। तो इस पूरे की जगह पे उठा के समीकरण नंबर 7, ये इसका मान उठा के रख दिया। इसका मान कहाँ रख दिया, इसकी जगह पे। ये दोनों बराबर है तो ये भी उसके बराबर होगा, तो हमने इसकी जगह पे उठा के क्या रख दिया, ये वाला मान पूरा रख दिया यहाँ पे हमने। तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी आ गया और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये है हमारी थेल्स प्रमेय। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कक्षा 10th के लिए, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय। ये कैसी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी आईएमपी या इंपॉर्टेंट प्रमेय हो जाएगी ये। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है, हमेशा आती रहती है प्रमेय, है ना। ये वाली प्रमेय हमको करनी है, इसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।